आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 90 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 91 मुलाहिज़ा फरमाएं। वीरा ने उसे उसके घर छोड़ने की पेशकश की जो फौरन ही कबूल कर ली गई और यूं दोस्ती का आगाज हुआ जो बढ़ते बढ़ते उस हद तक मुस्तहकम होगी कि वीरा उसे अपने एतमाद का आदमी समझने लगी। लेकिन अब उसका ख्याल बदल चुका था। उसकी दानिश में मार्टिन इब्तिदा से ही वानहूफ का आदमी था जो मार्टिन को किसी खास मौका पर वीरा के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका था। फिर जब लाहौर में लाइट्स कॉटेज की तबाही के बाद वानहूफ ने वीरा पर आखिरी वार करना चाहा तो शायद उसने कराची में मार्टिन को भी होशियार कर दिया ताकि वीरा लाहौर से बुखला कर कराची का रुख करे तो उस मफलूज मोहरे के हाथों मार ली जाए। लेकिन ये मार्टिन की बदनसीबी थी कि उसका आका वानहूफ अपने मंसूबे का आगाज करते ही किसी चूहे की तरह मार लिया गया हो और मार्टिन उसकी मौत से बेखबर कराची में वीरा का इंतजार करता रहा। और जब वीरा ने मुझे उसके घर भेजा तो उसे गोया मुंह मांगी मुराद मिल गई और उसने मेरे जरिए वीरा पर जाल डालने का फैसला कर लिया। मगर यहाँ उसे मात हुई और कामयाबी से कबल ही उसके अज़ाइम बेनकाब हो गए। उसे तो मैं जब चाहूँ चुटकियों में मसल सकता हूँ, मैंने तकीर अमेज लहजे में कहा। उसे कबल के वो अपने किसी और गुर्गे से राब्ता कायम करे उसका पत्ता साफ कर देना चाहिए। मुझे तुमसे पूरा इत्तेफाक है लेकिन ये सब तुम जाती तौर पर कर सकते हो, मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगी। वो बोली, पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो तंजीम का आदमी है या बराह रास्त वानहूफ के लिए काम कर रहा था। उसे एक नुक्ते की रोशनी में मैं अपने बारे में बाज अहम और दूर रस फैसले कर सकूंगी। वो यकीनन तंजीम का आदमी है। उसके घर बरकी और इलेक्ट्रॉनिक शोबदों की कसरत ही से जाहिर होता है कि तंजीम उसकी पुश्त पनाह है। काम करने के लिए वो मौजूद भी है। कोई सोच भी नहीं सकता कि मफलूज टांगों वाला एक बाहैसियत शख्स किस जुर्म में मुलव्विस हो सकता है। उसका इकबाली बयान तो मैं गन पॉइंट पर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उसे ठिकाने लगाकर हम बदस्तूर उस मकान में मुकीम भी रह सकते हैं। सुल्तान शाह ने पहली बार दखल अंदाजी करते हुए कहा, वरना उसको जेर किए बगैर अब हमारा वहां लौटना और खुदकुशी के बराबर होगा। तो फिर चलो इस किस्से को मेरी मौजूदगी में ही निपटाना चाहिए, उसने फैसला कुल लहजे में कहा। जब तक तुम सामने नहीं आओगी वो हमारे साथ दोस्ताना रवैया बरकरार रखेगा, लेकिन तुम्हें देख लेने के बाद वो हमें मार कर तुम पर हाथ डालना चाहेगा। अपने व्हील चेयर पर वो किसी भी वक्त दरिंदा बन सकता है। मैंने कहा, सब कुछ मशवरे से होगा। अभी रास्ते में प्रोग्राम तय कर लेंगे, लेकिन ये याद रखना कि मेरी मौजूदगी हर हाल में जरूरी होगी। मुझ पर हट्टे कट्टे लोग आज तक हाथ नहीं डाल सके तो वो टांगों से माजूर शख्स क्या कर सकेगा। और तुम्हारी गाड़ी? सुल्तान ने इंजन स्टार्ट करते हुए सवाल किया। यही रहने दो, वापसी पर ले लूंगी। गाड़ी चल पड़ी तो वो खुद ही बोली, मार्टिन का किस्सा निपटा कर तुम दोनों वहां सुकून से रह सकोगे, क्योंकि लाइट्स कॉटेज की तबाही की खबर ने हर तरफ हलचल मचा दी है। इस सिलसिले में बाहर से कोई बड़ा किसी भी वक्त नाजिल हो सकता है ताकि मकामी तंजीम की खामियों की निशानदेही करके उनको रोबा इस्लाह करने के इकदाम किए जा सके। तो क्या लाइट कॉटेज की तबाही की खबर हर तरफ फैल चुकी है? मैंने हैरत से पूछा। तंजीम के हीरोइन के कारोबार में पैदावारी मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान बहुत अहम है और यहाँ लाइट्स कॉटेज हमारा ऐसा महफूज और अहम अड्डा था जिस पर तंजीम नाज किया करती थी। उसकी तबाही की खबर जंगल की आग की तरह फैली है। टेलेक्स पर बटन दबाते ही ये इत्ला कल रात आनंद फानन में हेडक्वार्टर्स में पहुंच गई होगी और फिर फौरन ही जवाब भी आ गया होगा। टेलेक्स पर इत्ला किसने दी होगी? वानहूफ तो मर चुका है, मैंने सवाल किया। वो मर गया लेकिन 4 बड़े तो जिंदा है। काम की तकसीम ऐसी है कि हर एक जानता है कि कब किसको क्या करना है। उन्हीं में से किसी ने वानहूफ से राब्ता कायम न होने के बाद इत्ला दी होगी। ये किन 4 बड़ों का जिक्र है? सुल्तान शाह ने गाड़ी ड्राइव करते हुए सवाल किया। A2 से C4 D1 तक सब बहुत निचली सतह के ढकोसले थे। तंजीम का असल कारोबार 5 बड़े चला रहे थे, जिनमें से एक लाहौर में हमारे हाथों मारा गया। अब 4 बाकी रह गए। मैंने कहा, इन 4 को तुम दोनों में से कौन जानता है? सुल्तान शाह ने फिर पूछा। कोई भी नहीं, मैंने एतराफ किया। बस वो 5 ही एक दूसरे से वाकिफ थे। 5वां तो अपनी बदकिस्मती से हमारी गिरफ्त में आ गया, वरना वो 4 तो एक साया बने हुए हैं। मेरे दिमाग में एक बड़ी सादा और अहमकाना सी बात आ रही है, उसने झिझकते हुए कहा। क्या डालो, इस तरह सोचने की राहें खुलती जाएंगी, मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा। मार्टिन के ठाट बाट देखते हुए, क्या यह मुमकिन नहीं कि वो खुद उन 4 में से एक हो और वानहूफ के साथ मिलकर शुरू से मिस वीरा के खिलाफ काम करता रहा? सुल्तान शाह की बात सुनकर मेरा वजूद सुन्न होकर रह गया था। उसने की बहुत भयानक इम्कान की निशानदेही की थी। अगर मार्टिन उन 4 में से एक था तो लाइट्स कॉटेज की तबाही से बाखबर था और शायद उसी पनाह पर अचानक वीरा पर हाथ डालने पर तुल गया था। लेकिन यह हैरत की बात थी कि बड़ों में शुमार होते हुए भी वो मुझे ना पहचान सका था। यह इम्कान तो था कि वीरा के जरिए मेरे लाइट्स कॉटेज पहुंचने की खबर उसके इल्म में न हो और उसे वानहूफ ने लाइट्स कॉटेज का बराह रास्त निगरान होने के नाते अपनी जात तक महदूद रखा हो। लेकिन यह मुमकिन नहीं था कि वो तंजीम के एक साबका बागी की हैसियत से मेरा सूरत आशना ना हो, जबकि मेरी तस्वीर हर अहम फर्द और शोबे को फराम की गई थी।
उससे कबल के मार्टिन मेरे जिंदा होने की खबर दूसरों तक पहुंचा था और उसको जहन्नुम वासिल करना जरूरी हो गया था। बज़ाहिर सूरत-ए-हाल कुछ यूं नजर आ रही थी कि मार्टिन अगर तंजीम के बड़ों में से एक था तो यकीनी तौर पर मुझे पहचान चुका था और वीरा के जरिए मेरे वहां पहुंचते ही सूरत-ए-हाल की संगीनी को भांप गया था। उस मरहले पर उसने अपनी असलियत को छुपाए रखा और मुझे चारा बनाने के लिए मेरे साथ एक खपती शख्स का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। गनीमत ये हुआ कि मैंने तन्हाई मुयस्सर आने पर भी अपने शकूक व शुबहात के बरक्स सुल्तान शाह से वही कुछ कहा जो मार्टिन मुझे बावर करवाना चाह रहा था। उसके बाद वीरा से फोन पर गुफ्तगू के दौरान मैं भी मोहतात रहा, जो यकीनी तौर पर मार्टिन ने सुनी थी। जब उसे यकीन हो गया कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया है तो उसने महफिले नौ नोश सजाकर अपना मुद्दा भी बयान कर दिया। मेरे रवैये की बिना पर उसे आखिर तक यकीन था कि बाजी उसके हाथ में है, लिहाजा मुझे उम्मीद थी कि उस कामयाबी का सेहरा अपने सर लेने के लिए मेरे और वीरा के बारे में किसी को हमराज बनाया होगा। मगर एहतियात फिर भी जरूरी थी। सुल्तान शाह ने अपने एक शुबे का इजहार करके अचानक ही सारी गुत्थियां सुलझाती थी। तंजीम मोहताज घर नहीं है, वीरा कह रही थी। दोनों टांगों से मासूर शख्स को इतना बड़ा मनसब नहीं सौंपा जा सकता। वो ज़हनी तौर पर लाख मुस्तद और चाकू चौबंद हो, लेकिन जिस्मानी माजूरी चका चका आड़े आ सकती है। वो ज्यादा से ज्यादा वानहूफ का जर खरीद आदमी ही हो सकता है, लेकिन हमें दूसरे मुबहम इम्कानात को भी नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। तो अब तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? मैंने उसे सवाल किया। बस हकायक जानना चाहती हूँ, उससे आगे मुझे कोई खर्च नहीं। मार्टिन को मरवाना चाहती हो या नहीं? मैंने असाबी तनाव के आलम में पूछा। उसे मरना तो पड़ेगा, वो फैसला कुन ले बोली, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम उसे जिंदा जेर करें ताकि हमें अपने बाद सवालात के जवाब मिल सके। वह हर वक्त मुसल्ला रहता है, जरा से इशारे पर दोनों दहानों से बारूद की बरसात शुरू कर सकता है। मेरा तो अंदाजा है उसे कुर्सी से अलग किए बगैर जेर करना नामुमकिन होगा। उसकी तरफ से किसी मुजाहमत की सूरत में तुम हर वक्त उसे गोली मारने के लिए आजाद होगे। वीरा ने पुरस्कून ले में कहा। फिर हम तीनों ही खामोशी के साथ अपनी अपनी सोचों में गुम हो गए। मकान पर वही सकूत तारी था, जैसे वहां किसी जी रूह का वजूद ही ना हो। सुल्तान शाह ड्राइविंग सीट पर विराजमान था, मैं उसके बराबर वाली नशिस्त पर मौजूद था और वीरा आगे भी नशिस्त के पायदान में छुपी हुई थी। वीरा को छुपा कर वहां लाने में बुनियादी तौर पर मार्टिन की माजूरी ने अहम किरदार अदा किया था। हमें मालूम था कि वो किसी भी वक्त अपनी व्हील चेयर से नहीं उतरता, लिहाजा उसके लिए यह मुमकिन नहीं था कि हमारी पेशवाई के लिए कार तक आता और अकबी पायदान का जायजा लेता। फाटक पर कार रुकने के चंद ही सानियों बाद इंटरकॉम के पोशीदा स्पीकर पर मार्टिन की आवाज सुनाई दी थी। मामूल के रस्मी फिक्रों का तबादला हुआ और फाटक खुल गया। जो कार के अंदर दाखिल हुई थी दोबारा बंद हो गया। सुल्तान शाह ने कार बरामदे की तरफ घुमाई तो वहां हेडलैम्प की रोशनी में कोई नजर न आया। बरामदे की तमाम रोशनियां भी गुल थी। हम दोनों कार के दरवाजे मकफिल करके उतरे तो मैंने सरगोशियाना आवाज में वीरा से कहा, होशियार रहना, वो बाहर नहीं है, कहीं उसे कोई भनक न मिल गई हो, तुम बेफिक्र रहो। वीरा ने दबी दबी आवाज में नशिस्तों के दरमियान से कहा, मेरे पास एक्सप्लोरर मौजूद है, हालात खराब हुए तो मैं इससे काम लेने से भी दुरुग नहीं करूंगी। मार्टिन कहाँ है? मैंने बरामदे की तरफ बढ़ते हुए ऊंची आवाज में सुल्तान शाह से पूछा। मौजी आदमी है, अंदर कहीं आराम कर रहा होगा, सुल्तान शाह ने बेपरवायाना लहजे में कहा। फिर जो ही हम बरामदे की सीढ़ियां अबूर करने लगे, मार्टिन अपनी व्हील चेयर समेत अंदर से नमदार हुआ और हमें देखकर दरवाजे के करीब रुक गया। मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर कदर घबराहट मौजूद थी। दूसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पैरों में मौसम से बचाव के लिए पहने जाने वाले कलात शूज के बजाय 4 चर्मी जूते मौजूद थे। लेकिन मैंने उस नुक्ते की निशानदेही से गुरेज करते हुए अपनी पेशकदमी जारी रखी। मिलाए अपनी लैला से। उसने हमसे पहले अंदर दाखिल होते हुए शौक लहजे में सवाल किया, क्या हम पैदा हो जाने के बाद मुलाकात मुख्तसर और तिश्ना रही? मैंने नशिस्तगाह में सोफे पर गिरते हुए कहा, बहरहाल मैंने अपना काम कर दिखाया है। वीरा से तुम्हारी बीमारी का जिक्र किया था। उसे यह सुनकर अफसोस हुआ कि तुम कई दिन से बिस्तर पर पड़े हुए हो, मगर तुमने उससे जिक्र भी नहीं किया। हो सकता है कि वो किसी वक्त तुम्हारी आयादत के लिए आ जाए। खूब, वो तहसीन अमेज अंदाज में मुस्कुरा, अच्छी चाल चली है तुमने। क्या यह मुनासिब न होगा कि इस दौरान में तुम अपना बेहतर वक्त बिस्तर पर गुजारो? मैंने सिगरेट सुलगाते हुए उससे सरसरी लहजे में दरियाफ्त किया। कती नहीं, वो जरा तो जाए, मैं खुद उसका इस्तकबाल करूंगा। आदमी किसी भी वक्त बीमारी से सेहतयाब हो सकता है, तुम फिक्र ना करो, वो आएगी तो मैं खुद बात संभाल लूंगा। फिर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने आगे झुकते हुए मानी के लहजे में कहा, 4 लाख का मुतालबा कर रहे हो? उसने चुपते हुए लहजे में सवाल किया, कि कोई ऐसा नाजायज भी ना होगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जो बात तय की जाए उसे पूरा करना हर फरीक की इखलाकी जिम्मेदारी होती है और उसकी याद हानि कोई बुरी बात नहीं है। इखलाक और कानून की बात मेरे पास नहीं चलती। वो तेज लहजे में बोला, वीरा से मेरी बीमारी के बारे में झूठ बोलकर तुमने कौन सा आला इखलाक का मुजाहरा किया है? चोर दूसरों का माल चोरी करते हैं, आपस में साहूकार होते हैं, चाहे तुम इस असूल से ना बुलंद हो। फिर वही असूल? वो चिढ़कर बोला, भूल जाओ इन सब पुरानी बातों को। इस दौर में असूलों पर चलकर जिंदा रहना भी दुश्वार हो जाता है, मगर तुम देख रहे हो कि मैं डंके की चोट पर जी रहा हूँ। खूब, मैं तंजिया लहजे में बोला, ये तुम्हारा फलसफा तो हो सकता है, मगर मैं बेअसूली के लिए भी कुछ असूलों पर अमल करता हूँ। मैंने वीरा को राह पर डाल दिया है।
बहुत जल्द वो तुम्हारे जाल में फंस जाएगी। मैं मुआवजे की रकम का हकदार हो चुका हूँ। वो फंसेगी तो तुम हकदार बनोगे। अभी तुम्हारा कोई भी मुतालबा बेजवाज होगा। देखा जाए तो तुमने अभी आधा बल्कि 1/4 काम किया है। चलो चौथाई के साथ चौथाई रकम भी दे दो। जब वो काबू में आए तो बाकी 3 लाख दे देना। मैं किस्तों का कायल नहीं हूँ, पूरी रकम यकमुश्त ही दूंगा। उसने फैसला कुल लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी नीयत खराब मालूम होती है। अभी तुम खुद अपनी बेसूली का एतराफ कर चुके हो। क्या पता कि वीरा को जेर कर लेने के बाद तुम अपने वादे को ही भूला बैठो। अब तो तीर कमान से निकल चुका है। वो मकाराना मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम्हें मेरे बारे में कोई फैसला सादर करने से पहले वीरा की आमद का इंतजार करना होगा। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस ख्याल में भी ना रहना कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरा वीरा से सिर्फ ये कह देना काफी होगा कि तुम्हारी अलालत के बारे में मैंने उसे झूठ बोला था। मैंने दीदा दलेरी के साथ तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मुझे पूरा यकीन था कि अगर उस लंगड़े ने उस मरहले पर उलझने की कोशिश की तो तमाम तर जिस्मानी तवानाई के बावजूद उसकी माजूरी उसकी शिकस्त का सबब बन जाएगी। उसकी जीत का वाहिद राज व्हील चेयर के दोनों हत्थों में पोशीदा खुदकार और बेआवाज गन्नों में पोशीदा था। मगर मैं देख चुका था कि उनसे किया हुआ फायर जमीन से 2.5 फुट की बुलंदी पर फर्श के मुतवाजी जाता था और गालबन वो दोनों नाले उस जाविये पर नस्ब थी जिसे तब्दील करना मुमकिन नहीं था। अव्वल तो उस बुलंदी पर गोली चलाकर किसी को हलाक करना वैसे ही नामुमकिन था। ज्यादा से ज्यादा घुटने से कोहरों के दरमियान कहीं हरीफ को जख्मी किया जा सकता था। मगर मैं उसका भी थोड़ सोच चुका था। कोई मखदूज सूरत हाल पैदा होते ही अगर मैं सुल्तान शाह समेत मसहरी पर चढ़ जाता तो मार्टिन की चलाई हुई गोलियां मुश्किल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये तुम उसी वक्त कर सकोगे जब तुम्हें वीरा से राब्ता कायम करने की इजाजत दी जाएगी। उसके लबों से मकाराना मुस्कुराहट गायब होगी और तेवरों में सख्ती पैदा होगी। इजाजत? मैंने अनजान बनते हुए हर से कहा। ये तुम क्या कह रहे हो मार्टिन? मेरा ख्याल है कि हम तुम्हारे कैदी नहीं बल्कि मेहमान हैं और हमें नकलो हरकत की पूरी आज़ादी मुयस्सर है। मैंने अभी तक तुम्हारे इस दर्जे को बरकरार रखने की कोशिश की थी। उसका सबूत यह है कि तुम यहाँ से बाहर गए और वीरा से मिल भी आए हो। मगर अब तुम्हारे बागियाना ख्यालात से वाकिफ होने के बाद मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। तो इसे अपनी तरफ से गाफिल पाकर सुल्तान शाह नकासी के दरवाजे की तरफ चपटा। मार्टिन को इतना वक्त मिल गया था कि वो चाहता तो सुल्तान शाह को रोक सकता था, लेकिन वो खामोशी से तमाशा देखता रहा। उसके लबों पर तज़हीक अमेज मुस्कुराहट नाच रही थी, जैसे वो किसी नासमझ बच्चे की शरारत से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। सुल्तान शाह ने दरवाजे के करीब पहुंचकर वहशियाना अंदाज में दरवाजे पर जोर आजमाई की, लेकिन वजनी चोबी पटस से मस नहीं हुआ। नाकामी का एहसास होती सुल्तान शाह फुर्ती से मार्टिन की तरफ पलटा था। वो मज़ाक़ा उड़ाने वाले लहजे में बोला, ये छोटा सा मकान मेरी सल्तनत है। क्या मैं मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता? दरवाजा मेरे एक इशारे पर मकफिल हो चुका है। अब तुम इससे सर टकरा टकरा कर मर भी चाहो तो बाहर न निकल सकोगे। फिर अगर यहाँ आमद तक तुम मेरी कैद में रहोगे। मेरा ख्याल था कि मार्टिन सुल्तान शाह से गुफ्तगू करते हुए मेरी तरफ से गाफिल हो गया था। मैंने उस पर टूट पड़ने के लिए पर तोले ही थे, कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। उसके दोनों हाथों ने मशीनी अंदाज में बिजली की सी सुरात के साथ हरकत की। उसकी व्हील चेयर ने रुक रुक कर 2-3 झटकों से रुख बदला और फिर कुर्सी के बाएं हत्थे में पोशीदा नाल का रुख भी बुलंद हो गया और नालों के बारे में मेरा अंदाजा गलत हो गया और अब मेरा सीना बराह रास्त एक मुहिम नाल के जद में था जो मार्टिन के जरा से इशारे पर आग उगलना शुरू कर सकती थी। हिले तो चल नहीं कर दूंगा। मार्टिन सवागाना लहजे में गुरा, ये 4-2 का एक्स्ट्रा स्पेशल मॉडल है, शनाख्त के काबिल भी न रह जाओगे। फिर वो सुल्तान शाह से मुखातिब हुआ, तुम भी शराफत से उसके बराबर खड़े हो जाओ। सूरत हाल यक बयक मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा संकीर्ण हो गई थी। हम दोनों अंदर इस माजूर वैशी के रहम करम पर थे और वीरा बाहर मौजूद होने के बावजूद हमारी कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि मार्टिन ने मजबूत चौबी दरवाजे को रिमोट सिग्नल के जरिए बरकी तौर पर मकफिल कर दिया था। उस रूह फरसान सूरत हाल पर चंद सानियों के लिए मेरा जहन सुन्न होकर रह गया था। मार्टिन के चेहरे पर गंभीर संजीदगी छा गई थी और वह मुझे कीना तोज नजरों से घूरे जा रहा था। फिर अचानक ही उसके चेहरे पर नरमाहट फैलती चली गई। वीरा कब तक यहाँ आ जाएगी? तुम शौक से फायर कर सकती हो, मैं अब तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो मुस्कुराने लगा, तुम बिल्कुल अहम को, इस सूरत हाल के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम 2 सेहतमंद आदमी के मुकाबले में मैं माजूर शख्स बिल्कुल तनहा हूँ। खुद को चंद लम्हों के लिए मेरी जगह रखकर सोचो कि तुम दोनों के जारहाना तेवरों को देखकर मेरे पास क्या रह गया था। मैंने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए नागुज़ीर बना दिया था, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ये सूरत हाल आर्जी है। मैं बहुत अरसे से वीरा की ताक में था, अब मौका हाथ आया है तो उसे साया होते नहीं देखना चाहता। उसके कैद होती ही तुम्हें मुआवजे की रकम के साथ आज़ादी मिल जाएगी। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उसके कब तक आने की उम्मीद है। वो फिदरुल हराम सोच रहा था कि अपनी लच्छेदार बातों से मुझे बेवकूफ़ बनाएगा, मगर मैं उसके खुशमनाक तेवरों में नरमाहट पैदा होने का सबब जान चुका था। हमारे खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से पहले वो यकीन करना चाहता था क्या हमारे राब्ते के बगैर भी वीरा अयादत के जाल में फंसकर उसकी कैदी बनेगी या नहीं। मैं अपनी हिकमत अमली तय कर चुका था, लेकिन उसको रूह आकार लाने से कबल मैं मार्टिन के सारे पत्ते गिनवा लेना चाहता था। लिहाजा मैंने तजब्जब के साथ कहा, देखा जाए तो तुम मकारी के साथ कामयाबी हासिल कर चुके हो। तुम्हें हमसे जो काम लेना था वो तुमने
ले लिया। अब हम तुम्हारे लिए बिल्कुल बेमसरफ हैं, लेकिन याद रखना कि हमें आसानी के साथ अपनी राह से न हटा सकोगे। इस कोशिश में शायद तुमको अपनी बालादस्ती के बावजूद दांतों पसीना आ जाएगा। उसके चेहरे पर एक बार फिर सख्ती होकर आई, निगाहों में नफरत का समंदर अंगड़ाइयां लेने लगा। फिर चंद सानियों के बाद उसने सर लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि अब ये सस्पेंस खत्म हो जाना चाहिए। किस सस्पेंस की बात कर रहे हो? मैंने अपनी कमजोर पोजीशन की परवाह किए बगैर मजबूत लहजे में सवाल किया। तुम टहनी हो। उसके अल्फाज मेरे ज़हन पर किसी वजनी हथौड़े की तरह गिरे थे। उसका मतलब था कि मार्टिन ने खुलकर सामने आने का फैसला कर लिया था, जिसका लाजमी मफहूम हमारी मौत था। उसने शायद आखिरी दो टोक गुफ्तगू के बाद हम दोनों को ठिकाने लगाने का मुसम्मिम इरादा कर लिया था। बिल्कुल हूँ, मैंने चंद सानियों बाद संभाला लेकर बेखौफी के साथ कहा। और तुम तंजीम को मतलूब हो? वो मुसलसल मेरी आंखों में देखे जा रहा था। हो सकता है कि तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हो, मैंने मोहताज लहजे में जवाब दिया। मैंने उस अमर पर दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी मालूमात नाकस और पुरानी थी। शायद वो वीरा की मुदाखलत पर मेरी मुआफ़ी और फिर लॉयड्स कॉटेज में तकर्री के वाक़यात से लाइल्म था, वरना फौरी तौर पर लॉयड्स कॉटेज की तबाही और मेरी जिंदा सलामत मौजूदगी पर भी जवाब तलब कर सकता था। मुझे एक लम्हे के लिए जोश आया कि मैं भी उसकी असलियत के बारे में अपने शुबहात का इजहार कर दूं, लेकिन उस तरह हालात खराब हो सकते थे और मुझे अपनी हिकमत अमली पर अमल करने के लिए इस ख्याल को खैर बात कहना पड़ता। लिहाजा मैंने उस मौजू पर वक्ती तौर पर खामोश रहना मुनासिब समझा और उसके बोलने का मुंतज़िर रहा। मैं ये समझने से कासिर हूं कि तंजीम के एक बागी से वीरा का इतना करीबी ताल्लुक क्यों बरकरार है। उसकी पोजीशन बहुत मखदूश हो गई है, क्योंकि कल वह लाहौर में थी और कल ही लाहौर में तंजीम एक आम ठिकाना इबरतनाक तबाही से दो चार हुआ है। वो कह रहा था उस ठिकाने की तबाही और एक आला तरीन एहलकार की मौत के बाद ही मैंने वीरा को पकड़वाने का फैसला किया था, मगर खुशकिस्मती से उसने खुद ही तुम दोनों को मेरे पास आकर अपनी गर्दन मेरे हाथ में दे दी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वीरा के मशकूक रवाबत और अफाल का सबब क्या है और वह हमारे ठिकाने की तबाही में कहां तक मुलव्विस है। उसने ना लॉयड्स कॉटेज का नाम लिया था ना वान हूफ का, मगर मेरे लिए यह समझना दुश्वार नहीं था कि वो किस रुख पर बोल रहा था। मैंने बज़ाहिर हैरानगी इख्तियार करते हुए कहा, और मैं ये समझने से कासिर हूं कि तुम्हारे दिल में अचानक ही तंजीम के लिए दर्द क्यों पैदा हो गया। अपनी मजदूरी की बिना पर तुम तो किसी के निजी हाउस के मुंशी भी मुश्किल ही मुकर्रर किए जा सकते हो। डैनी, वो कहरी बार आवाज मत आड़ा। उसकी आंखें गुस्से से ऊपर पड़ी। होश में रहकर बात करो। इस वक्त मैं तंजीम का सरबराह आला हूं और इस हैसियत में तुमसे जवाब तलब कर रहा हूं। अव्वल तो तुम्हारे इस दावे को मैं तस्लीम नहीं करता, दोम ये कि मेरे लिए वीरा भी मेरी हाकिम है। उसने मेरी बगावत और उसके असबाब की छानबीन के बाद मुझे माफ कर दिया है। अगर तुम सरबराह हो तो ये सब तुम्हारे इल्म में होना चाहिए। इस तरह तुम्हारे अहम सवालात की कुंजी वीरा ही के पास है। उसकी गैर मौजूदगी में मैं कुछ भी ना बता सकूंगा और वो कल तक आएगी। उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए तायद तलब मगर तेज लेने में कहा, मुझे अफसोस है कि इस मामले में तुम्हें चोट हुई है। मेरी गहरी संजीदगी के साथ कहा और उसके चेहरे पर बैक वक्त सैकड़ों शिकने नमुतार होगी। मैं अपनी हिकमत अमली शुरू कर चुका था। कैसी चोट? उसने गुस्से और झल्लाहट के आलम में सवाल किया। तुम जानते हो कि मेरा नाम डैनी है। मुझ में कुछ दमखम ही था जो मैं आर्जी तौर पर तंजीम से टकरा कर भी जिंदा रहा। मुझे फरेब देना आसान नहीं होता। मुझे यहाँ आते ही तुम्हारी नीयत पर शुबा हुआ था। फिर जब तुमने वीरा के लिए 4 लाख की पेशकश की तो मैं समझ गया कि तुम रकम देने वालों में से नहीं हो। अपना काम निकाल कर हमें खामोशी के साथ मरवा दोगे। मैं आज ओल्ड क्लिफ्टन पर वीरा से जरूर मिला था, मगर सिर्फ अपने मुतालबे के लिए। मुझे रकम की जरूरत है। तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा था, लेकिन वापस आकर तुम्हें इस बारे में एक फर्जी कहानी सुना डाली। इस तरह मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हारा रद्द अमल क्या होता है। यूं तुम्हारी नीयत का अंदाजा होने के बाद ही कोई कदम उठाता, और मुझे खुशी है कि तुम्हारे बारे में मेरे अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। मार्टिन के हल्क से किसी जख्मी दरिंदे की सी गजबनाक कुर्राहट आती हुई और वो जलाए लहजे में बोला, तो तुम शुरू ही से मेरे साथ चाल चल रहे थे। मैं किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करता, शायद इसीलिए आज तक जिंदा हूं। अब वीरा के मामले में तुम पर जरा भी एतमाद नहीं किया जा सकता। उसे मुझको खुद ही घेरना होगा। वो शिकिस्त खौरदा लहजे में बोला, और अपना अंजाम तो शायद तुमने खुद महसूस कर लिया होगा। मैं मौत से 12 आंखें चार कर चुका हूँ और अब भी खाइफ नहीं हूँ। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा, मैं जानता हूँ कि मुझ पर अपनी असलियत जाहिर कर देने के बाद तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। यह असाब की जंग होगी, तुम्हें यह हम दोनों को मरना होगा। लेकिन ये बताता चलूँ कि वीरा एक छल्लावा है, वो तुम्हारी गिरफ्त में नहीं आएगी। वो छोकरी अभी बहुत नादान है, मुझसे न जीत सकेगी। शायद उसकी जीत का आगाज हो भी चुका है। उसकी छठी हिस्सा हमेशा जागती रहती है। मुझे मालूम नहीं कि हमें यहाँ से निकलने की इजाजत देकर तुमने क्या कदम उठाया था, लेकिन वीरा को शुबा था कि उसकी निगरानी हो रही है। चाहे तो तस्दीक कर सकती हो कि वीरा की स्याह मर्सिडीज अभी तक ओल्ड क्लिफ्टन पर खड़ी है। वो हमारे साथ वापस आ गई थी। मेरे से इंकिशाफ पर वो बुरी तरह चौंका था। उसे कहाँ उतारा था तुमने? मैं मुस्कुरा दिया। उसने हमें अपनी ठिकाने की हवा भी नहीं लगने दी। वापसी पर सुपरमार्केट वाले चौराहे पर उतर गई थी। उससे उसका चेहरा बिगड़ गया। उसकी आंखों से बेबसी झांकने लगी। मैंने पै दर पै पैंतरे बदल कर उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शुरू से ही वो पै दर पै गलतियों का इर्तिकाब करता चला आ रहा था।
और हम दोनों पर अपनी हैसियत जाहिर करके उसने हमसे मजीद कोई काम लेने की राह मस्तूद कर ली थी। उसके साथ जो होगा वो देख लिया जाएगा, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, चाहो तो मैं उसे फोन कर सकता हूँ। मैंने उसे बातों में उलझाए रखने के लिए सोचा छोड़ा। मुझे फिक्र लाख होने लगी थी कि खासा वक्त गुजर चुका था, मगर वीरा का कहीं कोई पता नहीं था। शायद मार्टिन के मकान में दाखिले के लिए उसे कोई रास्ता नहीं मिल सका था, और ना इतनी देर में बाजी हमारे हाथ में आ चुकी होती। तुम जान चुके हो कि मैं उसके बाद भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर ये पेशकश क्यों कर रहे हो? उसने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। कम अज कम आखिरी बार उसकी आवाज ही सुन लूंगा। यह हकीकत है कि मैं उसे टूट कर चाहने लगा हूं। मैंने किसी मायूस आशिक की तरह रायती लहजे में कहा। वो मुझसे ज्यादा देर नहीं छुप सकेगी। तहरीक कारियों के सद्देबाब के लिए किसी भी लम्हे बाहर से कोई बड़ा यहाँ पहुंचने वाला है। उसकी सरबराही में जिम्मेदारों का एक इजलास होगा, जिसमें वीरा को भी शिरकत करना होगी। एक बार वो निगाहों में आ गई तो मेरे आदमी कब्र तक उसको निगाहों से ओझल न होने देंगे। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, लेकिन उसे शुबा तक नहीं है कि मेरा तंजीम से कोई ताल्लुक होगा। मुझे बस अपना एक मेहरबान दोस्त समझती है, और यही बेखबरी उसकी मौत का पैगाम बनेगी। इजलास में तुम बेनकाब हो जाओगे। मैंने बेयकीनी के साथ पहलू बदलते कहा। इजलास के सारे शुरका सरतापा नकाबों में होंगे। हर शख्स एक कोड के तहत इजलास में शिरकत करेगा। जो मकामी सरबराह की हैसियत से मैं ही हर एक को जारी करूंगा। उसका दाहिना हाथ हिला, उसके साथ दाहिने हत्थे वाली नाल ने भी जुम्बिश की। मेरी निगाहें उस मुहिब दहाने पर मरकूज थी। बचने का सिर्फ एक ही इम्कान था कि असलहा मार्टिन के हाथ में निगाहों के सामने नहीं था, बल्कि वो कुर्सी पर बैठा अपने पहलू से फायर करने वाला था, और इस सूरत में निशाने के खता होने का काफी इम्कान था। हथियार हाथ में नहीं था, जो आखिरी लम्हे पर भी उसका रुख बदलने का इम्कान होता। मैं बगौर नाल का रुख देख रहा था। मार्टिन मेरे सीने को निशाना बनाने की सुस्त रफ्तार कोशिशों से मुझे खौफजदा करना चाह रहा था, और मैं नीचे गिरकर खुद को बचाने का फैसला कर चुका था। उस वक्त मुझे सुल्तान शाह का कोई होश नहीं रहा था। जरा भी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करता तो शायद पछताने का मौका भी नसीब न होता। नाल के साथ कुर्सी को भी हरकत देते देते मार्टिन ने अचानक फायर कर दिया। बेआवाज गोली लपकने से पहले ही बारूदी चमक देखकर मैं बेसाख्ता कालीन पर गिर गया। सुल्तान शाह ने भी वही किया था। फिर मैं मार्टिन की तरफ पलटा ही था कि फिजा में मार्टिन की गुर्राहटें गूंजने लगी। सुल्तान शाह ने कालीन पर गिरे गिरे हैरतनाक सुरात के साथ लुढ़कते हुए मार्टिन की व्हील चेयर का पायदान थाम कर कुर्सी को मार्टिन सफेद पीछे उलट दिया था। कुर्सी को उलटते हुए मार्टिन से इस्तरारी तौर पर एक फायर हुआ, और उस बार बदकिस्मती से बल्ब गोली के सत में आ गया। बल्ब फटने की आवाज के साथ ही वो बंद कमरा घूर अंधेरे में डूब गया। उसके साथ धमा चुकड़ी, फिर एक धमाके की आवाज बुलंद हुई। चाहे सुल्तान शाह फासले में कमी का फायदा उठाते हुए दरवाजे की बिना पर लंगड़े मार्टिन पर टूट पड़ा था। मुझे उस बात की खुशी थी कि उस मकान के पूरे निजाम को कंट्रोल करने वाले पैनल समेत व्हील चेयर मार्टिन के कब्जे से निकल चुकी थी, और अब वो लंगड़ा पूरी तरह सुल्तान के रहमो करम पर था। उन दोनों की मारधाड़ और वहशाना गुर्राटों के दरमियान में अंधेरे में अंदाजे से स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा, ताकि कोई दूसरा बल्ब रोशन करके उस जंग गुसल ड्रामे का खात्मा कर सकूं। लेकिन मेरी रोशनी करने से पहले ही अचानक सुल्तान की बुलबुलाती हुई आवाज सुनाई थी। वो निकल गया, भागो उसके पीछे। मेरी खोपड़ी चकरा कर रहेगी। शायद सुल्तान शाह का दिमाग चल गया था। पहला दोनों टांगों से माजूर शख्स कैसे फरार हो सकता था। मैंने झपट कर बोर्ड पर लगे हुए कई स्विच बैक वक्त ऑन कर दिए, और कमरा रोशन हो गया। सुल्तान शाह अपने खून आलूद चेहरे समेत कमरे में मौजूद था। व्हील चेयर एक तरफ उल्टी हुई थी, लेकिन माजूर मार्टिन का कहीं पता नहीं था। अलबत्ता अंदर खुलने वाला दरवाजा खुला हुआ था, जिसकी दूसरी तरफ अंधेरे का राज था। मार्टिन की ताक़ुब में अंदर घुसना उस वक्त मौत को दावत देने के बराबर था। हम उस मकान की साख से यकसर लागिन थे, और वो हमारी बेखबरी में कहीं से भी मोहलक वार कर सकता था। मुझे शिद्दत से वीरा की जरूरत महसूस होने लगी। वो किसी हद तक उस मकान से वाकिफ थी, और वही मार्टिन के फरार की राह में मुजाहम हो सकती थी। मैं व्हील चेयर के हत्थे पर नस्ब लासिल की कंट्रोल पैनल से उलझ गया। सुल्तान शाह मेरा मुद्दा भाम कर अपने जख्मों की परवाह किए बगैर दाखिली दरवाजे पर जोर आजमाई करने लगा, और अचानक ही वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। शायद मेरा हाथ पैनल के किसी सही बटन पर पड़ गया था। हम दोनों सुरात के साथ खुले हुए दरवाजे से बाहर निकले, मगर वहां तारों पर या आसमान के नीचे सन्नाटे का राज था। हमारी कार मौजूद थी, लेकिन वीरा का कहीं पता नहीं था। वो आसपास मौजूद होती तो दरवाजा खुलते ही बाहर से आने वाली रोशनी उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली थी, लेकिन मेरे पुकारने पर भी कहीं से कोई जवाब नहीं आया। वो शायद अकबी समत में। मैंने हजान अबेज लहजे में कहा, सुल्तान शाह से कहा, तुम यही ठहरो, उस तरफ निगाह रखना, यह ख्याल रहे कि वो नाहत्ता नहीं होगा। मैं उसे अंदर देखता हूँ। उस वक्त मेरे जहन में आंधियां सी चल रही थी। कैफियत ये थी कि मार्टिन की भरपूर अदाकारी के इम्कान पर ध्यान दिए बगैर बस यही सोचे जा रहा था कि लंगड़े ने अचानक ही कैसे तोड़ लगा दी। मैं अंदर अंधेरे मकान में खुलने वाले दरवाजे के करीब ठहरा, अंदर घुसने की तैयारी ही कर रहा था कि अचानक कालीन पर दौड़ते हुए कदमों की धमक सुनाई थी, और मेरे संभलते संभलते मार्टिन किसी गैंडे की तरह मुझे गिराता हुआ आगे बढ़ता चला गया। मैं उठ ही रहा था कि वीरा पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई मुझसे टकराई, फिर संभलते हुए मुझे रोनती हुई आगे बढ़ गई।
जल्दी आओ, अब वो बिल्कुल खाली हाथ है। उसने मेरे करीब से गुजरते हुए हाँक लगाई थी और मैं फुर्ती के साथ कालीन से उठकर नकासी के रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। उस लम्हे मार्टिन की दबी दबी चीख के साथ एक पुरशोर धमाका सुनाई दिया। मैं बाहर पहुंचा तो वो मुंह के बल फर्श के बरामदे पर गिरा हुआ था और दोनों हथेलियां फर्श पर टेक कर उठने की कोशिश कर रहा था। शायद सुल्तान शाह ने टांग अड़ाकर उसे मुंह के बल फर्श चाटने पर मजबूर कर दिया था। वीरा ने बढ़कर उसकी खोपड़ी पर बेदर्दी के साथ पूरी कुव्वत से ठोकर रसीद की और मार्टिन फर्श से उठते उठते एक बार फिर कराता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। फिर हम तीनों ही वैश्याना दरिंदों की तरह उस पर पल पड़े। चंद मिनट के बेरहमाना पटाई ने मार्टिन का सारा दम खम खत्म कर दिया और वहां अपने और कराते हुए रहम की फरियादें करने लगा। मैं वीरा के साथ अलग हो गया और सुल्तान शाह उसे सर के बालों से जकड़ कर घसीटता हुआ दाखिली दरवाजे की तरफ ले चला, क्योंकि शदीद मुरम्मत के बाद मार्टिन अब वाकई अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा था। वक्त बर्बाद करने की बजाय इसे जहन्नम वासिल कर देना ही बेहतर होगा। मैंने अपनी पेशानी साफ करते हुए वीरा से कहा, मुझे इस मलून से कुछ दो टुक बातें करना है। वो बोली, बेकार है, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा, फानहोफ के बाद 4 रह गए थे, अब इसके बाद 3 कौन कौन है? मैं लाजवाब होकर रह गया। इस मौजू पर शायद वो जुबान नहीं खोलेगा। ये मेरे लिए अहम है क्योंकि ये सब मुझसे वाकिफ मालूम होते हैं, लेकिन मैं इनसे लाइल हूँ। अब तो दिल चाहता है कि इन तीनों को भी चुन चुन कर अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूं। मैं खामोश ही रहा। अंदर पहुंचे तो वो किसी लहूलुहान भेड़िए की तरह कालीन पर पड़ा होली होली करा रहा था। उसका लिबास तार तार हो गया था और चेहरा खून में डूबा हुआ था। तुम्हें मेरे हाथों मरना है मार्टिन, वीरा ने अंदर पहुंचकर सर्द और सफाकाना लहजे में कहा। मेरे सवालात के जवाब दो तो आसानी से मर सकोगे, जुबान बंद रखी तो सिसका कर मारूंगी। मैं कुछ नहीं जानता, वो भराई हुई आवाज में बोला। तुम मुझे गोली मार दो। तुमने माजूर होने का ढोंग क्यों रचाया हुआ था? वीरा की आवाज गूंजी, अपनी जात को शुबहत से बाला तर रखने के लिए। वो हाँफते हुए बोला, कुछ सोच भी नहीं सकता था कि एक माजूर और मुअज़्ज़ज़ आदमी जराइम में मुलव्विस हो सकता है। इससे फायदा अपना तहफ़्फ़ुज़। वो बोला, इस वक्त बिग गैराज में आधा टन हेरोइन के थैले मौजूद हैं। जब से गड़बड़ हुई है माल यहीं आता है। मेरे दर्जे के आदमी को पहली बार बराह रास्त ऐसे कामों में मुलव्विस होना पड़ा है। मैं यहाँ तनहा रहता हूँ। कभी कोई गड़बड़ हुई तो कह सकता हूँ कि मेरी माजूरी और तन्हाई से वाकिफ होकर नामालूम लोग मेरी लाइल्मी में मेरे मकान को अपने मुजरमाना मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। पहल चेयर पर होने की वजह से मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े मकान के चप्पे चप्पे की खबर कीरी कर सकूं, लेकिन तिब्बी मुआयना तुम्हारे झूठ की पोल खोल सकता है। उसकी नौबत ही ना आती। वो कराते हुए बोला, एक नामवर मकामी फिजिशियन और एक गैर मुल्की सर्जन के सर्टिफिकेट मौजूद हैं कि मेरी दोनों टांगें इस बुरी तरह मफलूज हैं कि लाइलाज है। इन तस्दीक नामों की मौजूदगी में कोई शुबा नहीं कर सकता था कि मैं चल फिर सकता हूँ। मैंने अमलन खुद को मफलूज बना रखा था। दूसरे 3 कौन कौन है? वीरा ने कदर तहक्कुफ के बाद सवाल किया। नहीं वीरा, ये सवाल ना पूछो। वो कहा, मैं अजाब झील रहा हूँ, लेकिन मरते मरते उनके लिए अजाब के दहाने नहीं खोलूंगा। मुझे देर से अंदाजा हुआ कि तुम भी बागी हो गई हो, वरना बहुत पहले नहायत आसानी से तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया होता। वीरा की टांग चली और बंद कमरा मार्टिन की चीखों से लर्ज उठा। वीरा की ठोकर उसकी पेशानी पर पड़ी थी। सिर्फ 3 नाम मार्टिन और गोली मार दूंगी, वरना अभी कान काट दूंगी। वीरा सर्द और पुरसुकून लहजे में बोली। नहीं, वो पूरी कुव्वत से चीख पड़ा, तुम ये नहीं कर सकोगी। किचन से छुरी लाओ। वीरा ने सुल्तान शाह से कहा। फिर मार्टिन से मुखातब होगी, हम हीरोइन फरोश हैं मार्टिन। हम न दूसरों पर रहम खाते हैं, न खुद दूसरों से रहम के मुस्तहिक हैं। खुद सोचो कि मैं तुम्हारे हाथ लग गई होती तो तुमने मेरे साथ क्या कुछ न किया होता। ये तो वक्त वक्त की और शायद मुकद्दर की बात है कि कौन किसका शिकार खेलता है। तुम्हारे मामले में मैंने जबरदस्त चोट खाई है, मगर अब मैं उन तीनों को इसी तरह जानना चाहती हूँ जैसे वो मुझे जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। वो चीख पड़ा, यीशु मसीह की कसम, मैं तुम्हारे कान हरगिज न काटता। ये जुल्म न करो मुझ पर। सुल्तान शाह किचन से तेज धार छुरी लिया जो वीरा ने उसके हाथ से ले ली। फिर वो झुकी और उसने नहायत सफाई के साथ मार्टिन का दाहिना कान जड़ से उजाड़ दिया। वो किसी जिबा होते हुए सांड की तरह टकराया था। मुझे खुशी हुई कि एक बैनुल-अक़वामी मंशियात फरोश की बेटी खुद अपने एक साथी को मुनासिब सजा दे रही थी। तंजीम खत्म हुई या ना हुई, मगर मेरा मिशन कामयाब हो रहा था। आध मिनट बाद दूसरे कान या नाक की बारी आ जाएगी मार्टिन, वीरा सवार लहजे में बोली। उसने मार्टिन का कटा हुआ कान एक तरफ फेंक दिया था जो बिरत अंगेज अंदाज में तड़प रहा था। मार्टिन के अज़ाब जवाब दे गए और भारी मुगल्लाजात के साथ वो तीनों नाम बताता चला गया। वीरा ने मजीद एक लफ्ज भी कहे बगैर छुरी फेंक कर अपने ब्लाउज में से एक्सप्लोरर निकाला और उसकी गोली मार्टिन के दिल में उतार दी। मैं सोच रहा था कि वीरा के इजलास के मसरूफियात के दौरान इन 3 नामों की सूरत में मुझे भी काम मिल गया था। उनमें बस एक ही नाम गैर मारूफ था, वरना 2 मुल्क के मुअज़्ज़िज़ीन में शुमार किए जाते थे। अगर वो इजलास के दौरान ही यके बाद दिगरे मौत के घाट उतार दिए जाते तो तंजीम की बुनियादें हिल सकती थी। मार्टिन के तड़पते हुए बदन में एक्सप्लोडर की गोली दिल के मकाम पर पेवस्त हुई और उसके हल्क से इस्तराई तौर पर एक चीख आजाद होगी। फिर लहजा भर में एक हल्के से धमाके के साथ उसके बदन के चीथड़े उठ गए। उसके बदन में उतरी हुई एक्सप्लोडर की गोली ने
उसके जिस्म के अंदर फटकर किसी बम की सी तबाही फैलाई थी और अब मार्टिन का कहीं वजूद नहीं था। उसका वजूद लोथड़ों और चीथड़ों की सूरत में पूरे कमरे में यूं बिखर गया था कि उसकी कोई शनाख्त बाकी नहीं रह गई थी। खसकम जहां पाक। मैंने प्रेरी लेकर कमरे में चाय और बोझस को तोड़ते हुए कहा, अभी खस बाकी है। वीरा ने एक्सप्लोरर की नाल को चूमते हुए निशील लहजे में कहा, तो मार्टिन के बताए हुए 3 नामों को भूल रहे हो। उन्हें भी यके बाद दीगरे मार्टिन के पीछे जाना है, वो भी चले ही जाएंगे। मैंने वीरा के हाथ से अपना हथियार लेते हुए धीमी आवाज में कहा, लेकिन यह नन्हा सा हथियार खूब है, इसके जद में आने वाला तो शायद बच ही नहीं सकता। एक्सप्लोडर मैंने पहली बार इस्तेमाल किया है। वह गहरा सांस लेते हुए बोली, इसके बारे में सुन बहुत रखा था। इसमें सारा कमाल मैगजीन का है। ट्रैगर से फायर होने के बाद गोली का जो धाती हिस्सा निशाने में व्यवस्थित होता है, उसमें भी एक हिसास बारूदी हिस्सा है जो जिस्मानी दर्जा हरारत मुयस्सर आते ही फट जाता है। यानी मैगजीन के बगैर एक्सप्लोडर बेकार है। नहीं, वीरा ने कहा, मखसूस मैगजीन मुयस्सर न हो तो यह इशारिया 3-8 के आम मैगजीन के जरिए पिस्तौल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कमाल यह है कि इस बोर के हथियारों में यह शायद सबसे मुख्तसर और हल्का है। चंद सानियों के लिए कमरे की फिजा में सुकूत छा गया। अब क्या प्रोग्राम है? मैंने अपने लिए सिगरेट सुलगाने के साथ वीरा को भी सिगरेट पेश करते हुए पुरख्याल लहजे में सवाल किया और वो बेसाख्ता हंस पड़ी। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने उसे घूरते हुए खुश्क लहजे में सवाल किया। रोने की भी जरूरत नहीं है। वो उसी मूड में बोली, तुम्हें रुपोश रहने के लिए एक ठिकाने की तलाश थी, अब वो मुयस्सर आ गया है। रवानगी तक यहाँ ऐश कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में रवानगी के कागजात तैयार हो जाएंगे। सुल्तान शाह ने लुकमा दिया, प्रोग्राम बनाते हुए इस मुद्दत को जहन में रखना। दूसरी बात यह है कि हमारा यहाँ कयाम मखदूश भी हो सकता है। मैंने वीरा को आगाह किया। मार्टिन ने खुद एतराफ किया था कि गैराज में मंशियात मौजूद है और तंजीम के अराकीन यहाँ आते रहते हैं। तुम ये भूल रहे हो कि ऐसे मामलात में मार्टिन कभी उन लोगों के सामने नहीं आता होगा। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे महज बटन दबाकर उनको आमदरफ्त की सहूलतें फराहम करता होगा। ऐसा न होता तो अपने मातहतों के सामने कभी का बेनकाब हो गया होता। यूं तुम आसानी के साथ उसकी जगह ले सकते हो। मैं जानता हूं कि यहाँ रहने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने संजीदगी के साथ कहा, माल लाने ले जाने वालों के अलावा बाकी मानदा 3 बड़ों में से भी कोई मार्टिन से रजू करने की कोशिश कर सकता है। ऐसी सूरत में मेरी हर एहतियात के बावजूद सूरत हाल ज्यादा देर तक मख्फी न रह सकेगी। हमारी तमाम तर कोशिश अब यही होना चाहिए कि मकामी मामलात में जरूरत से ज्यादा मुलव्वस होने के बजाय जल्द अज जल्द निकल भागने की फिक्र करें।